नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएस उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी फाइनल की फिजिक्स करवा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ रहे थे किरचॉफ के नियमों के बारे में और उन्हें काम में ले रहे थे परिपथ विश्लेषण के लिए। एक विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी विधि जो है उसे हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक आपको बता देता हूँ कि अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स जो है उसमें अपने डाउट जो है वो लिख सकते हो, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उन सब के माध्यम से भी आप अपने डाउट जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, और आपके डाउट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट क्लास में अपने पढ़ रहे थे उससे आगे। तो दूसरी विधि अपने पास में जो आती है वो है पास या लूप विधि। तो दूसरी विधि हमारे पास में है पास या लूप विधि। देखिए इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने प्रतिबाधाओं को काम में लेंगे। जैसे एक डायग्राम अगर अपने बनाई, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो आप लोग। इसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये आपके लिए, पर इस टॉपिक की सहायता से आने वाले समय में जब ये यूनिट आप लोग आगे पढ़ोगे तो कंप्लीट इस टॉपिक पर ये डिपेंड रहने वाली है। ठीक है, ये आपके पास में एक डायग्राम है। यहां पर मान लेते हैं एक बैटरी जुड़ी हुई है। तो सामने जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसमें 3 पास या लूप आपके पास में है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 3 पास इसमें है। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाता है, धारा की दिशा मानी जाती है। जैसे यहां अपने मान लेते हैं कि धाराएं हैं और उन्हें एक निर्दिष्ट दिशा में अपने सबसे पहले मानना पड़ता है। जैसे अपने इस तरीके से क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा को मान रहे हैं। 3 लूप है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप लोग क्या कर सकते हो, दो लूप को मिलाकर के भी एक लूप बना सकते हो, परंतु ऐसे लूप लेने से अपने कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन अपने सोल्व करनी पड़ेगी और उनसे होगी नहीं। जैसे आप लोग इस कंप्लीट लूप को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों को भी आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो, परंतु ऐसे लूप का अपने कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इस प्रकार के लूप जो है अपने काम में लिए हैं। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, इस डायग्राम को आप लोग कंप्लीट याद रखना। ठीक है, डायग्राम को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे जहां Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 है, इनको इनकी जगह के साथ याद रखना कि कहां 2 लिखा है, कहां 3 लिखा है। इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि मैंने इसे क्यों बोला आप लोगों के कि आप लोग ये याद रखोगे। वैसे कोई रूल नहीं है कि आप लोग इसे याद रखो, आपकी मर्जी होती है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आपको ऐसा याद रखना चाहिए। क्यों, इसकी वजह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 अपने इसमें क्या कर लिए, लूप ले लिए। तो ये आपको पता चल गया होगा कि यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, धाराएं लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लूप में धारा की दिशा ले रहे हैं। दूसरा Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 को हम लोग ले रहे हैं। यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, प्रतिबाधा जो थी उसके स्थान पर प्रवेशिताओं को काम में लिया था, परंतु यहां अपने क्या कर रहे हैं, प्रतिबाधाओं को ही काम में ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट लूप को। फर्स्ट लूप में आप लोग क्या करोगे, किरचॉफ का नियम लगाओगे। किरचॉफ का कौन सा नियम है ये, तो किरचॉफ का ये नियम है पास या लूप का नियम या वोल्टता का नियम जो है, इसे अपने क्या कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं। तो वोल्टताओं का नियम आपको क्या बोलता है, ये बोलता है समेशन V = 0। इसे अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो लूप है इसमें क्या करते हैं, यहां लिखोगे आप लोग लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट में किरचॉफ के नियम से, लूप फर्स्ट में किरचॉफ के नियम से। अगर लूप फर्स्ट में क्या किया जाता है, किरचॉफ का नियम लगाया जाता है, तब क्या होगा। तो लूप फर्स्ट में अगर हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धारा माननी पड़ेगी। मान लेते हैं कि यहाँ से जो धारा निकल करके जा रही है वो कितनी जा रही है, I1 जा रही है। यानी Z1 से कितनी धारा निकल रही है, I1 धारा निकल रही है। परंतु ये जो बीच में पॉइंट आ गया है इसका, ये क्या है, अपने पास में संधि बिंदु है A, और इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो A और B आपके पास में क्या है, संधि बिंदु है। तो यहाँ जो I1 धारा आएगी ये 2 पार्ट में बंटने वाली है। एक पार्ट जाएगा Z2 में और एक पार्ट जाएगा इसका Z3
3 में, ठीक है, 2 पार्ट में ये बंटने वाली है। तो यहाँ मान लेते हैं कि इस तरफ जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, वो जा रही है I2। कितनी धारा जा रही है, I2 जा रही है। अगर आगे I2 धारा जा रही है तब यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ जाएगी I1 माइनस I2, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, लूप फर्स्ट को सोल्व करना है। या आप लोग एक छोटा डायग्राम इसके साथ में बना सकते हो। देखिए देखिए अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो एक छोटा डायग्राम साथ में बना सकते हो। रफ डायग्राम है वो आपको मेन एग्जाम में नहीं बनाना है। जैसे कुछ यही तो है, यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ Z1 था और यहाँ Z3 था। तो इस साइड से आप लोग देख सकते हो बैटरी से कितनी धारा आ रही है, I1 धारा आ रही है। अब ये I1 धारा आगे जाएगी तो ये 2 पार्ट में चली जाएगी, इधर जाएगी वो I2 होगी, तब पीछे कितनी बच रही है, I1 माइनस I2 बच रही है। यानी I1 माइनस I2 धारा जो वो क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। ऐसा डायग्राम यहाँ पर आपके बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लूप है, इसमें अपने क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। तब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए ये रफ डायग्राम है आपका, रफ डायग्राम, ठीक है। रफ कार्य के रूप में आपको मेन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मेन एग्जाम में ये एक डायग्राम आपको बनाना है। तब इस लूप फर्स्ट में आप लोग क्या करोगे, किरचॉफ का नियम लगाओगे। तब क्या होगा, यहाँ बनेगा Z1 I1 Z1 I1, क्या बना, Z1 I1 प्लस यहाँ देखिए Z3 करंट कितना है, करंट है I1 माइनस I2, ठीक है। फिर अपने धारा की दिशा में आगे जाना है। जो सबसे पहले टर्मिनल आता है वो इस सेल का विद्युत वाहक बल आपको लिखना है। तो पहले माइनस आ रहा है तब क्या लिखोगे, माइनस का E इक्वल 0, ठीक है। ऐसा आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो अब देखिए आप लोग, आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, I1 को अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए, किसे, I1 को, तो I1 को तो मैंने कॉमन लिया, यहाँ बना Z1 प्लस Z3, ठीक है। I2 को साथ में लिख देते हैं, I1 बाद में लिख रहा हूँ I1, और माइनस का क्या लिख देते हैं, Z3 I2 इक्वल E, ये 2 है यहाँ, I2 इक्वल E। ये समीकरण नंबर 1 आपकी बन जाती है, ठीक है। क्या बन गई समीकरण नंबर 1, Z1 Z3 I1 माइनस Z3 I2 इक्वल E, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड में किरचॉफ का नियम फिर से लगाना पड़ेगा आपको। कौन सा नियम, किरचॉफ का वोल्टा का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो लूप सेकंड में अपने यहाँ पहुंच गए। तब आप लोग देख सकते हो ये जो आपके पास में Z2 है, इसमें से कितनी धारा जा रही है, तो यहाँ आएगा ये Z2 इस तरीके से, Z2, ये भी रफ डायग्राम ही है। तो यहाँ कितना करंट जा रहा है, यहाँ जा रहा है I2, कितना करंट जा रहा है, I2 जा रहा है इस साइड, परंतु आगे कितना जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो आगे करंट जाएगा I3। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा I3। बाकी जो करंट है वो कहाँ चला गया, तो वो चला गया इस साइड, जो Z4 वाली साइड है। यहाँ क्या होगा, यहाँ I2 माइनस I3 करंट जाएगा। आई बात समझे, यहाँ यानी ये जो B पॉइंट है इस पर I3 तो आगे चला गया। टोटल कितना था I2, तो I2 में से I3 को घटाओगे, वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा Z4 से। कितना, I2 माइनस का I3 कहाँ से होकर के जा रहा है, Z4 से होकर के जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा आगे देखिए, अब अपने इस साइड जा रहे हैं, इस साइड ये करंट जो इस साइड आ रहा है Z3 से होकर के, Z3 से होकर के जो आ रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है। किस ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। कितना, I1 माइनस का I2 इतना आ रहा है। पर अगर अपने इस लूप की बात करें तो अपने तो इस साइड होकर के जाना है, ठीक है, अपने को तो उल्टा जाना है। तो धारा की निर्दिष्ट दिशा से अपने क्या जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तब यहाँ जो मान आपके पास में आने वाला है वो किसका आने वाला है, माइनस का आने वाला है, ठीक है। यानी आप लोग जब इस मान को इसके साथ में लिखोगे तो साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये तो नीचे की ओर आ रहा है और अपने जा रहे हैं ऊपर की साइड, ठीक है। धारा नीचे की साइड है और अपने जा रहे हैं ऊपर की साइड, तो करंट किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा। किरचॉफ के नियम से ये जो मल्टीप्लाई होकर के आएगा, विद्युत पतन जो आएगा, वोल्टा पतन जो आएगा, वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। या आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग जब इस साइड आ रहे थे तब इस मान को प्लस का ले रहे थे, ऊपर की साइड जा रहे हो तब आप लोग क्या कर दो, इसे माइनस का ले लो, ठीक है। आप लोग ऐसे भी इसे याद रख सकते हो, पर सही कारण अगर बात करोगे तो जो वोल्टा पतन होने वाला है वो विपरीत दिशा में जाओगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। देखिए एक बार इस डायग्राम को पढ़ा रहने देता हूं मैं,
आपको समीकरण बताता हूँ फिर हटाएंगे अपने से। तो यहाँ किरचॉफ का नियम लगाया तो देखिए ये आया Z2 और I2, Z2 और I2, ठीक है। देखिए अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि ये कैसे लिख दिया है, आपको बता दूं ओम का नियम क्या होता है, V = R I होता है। क्या होता है? V = R I होता है। अगर अपने इसे प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर लिखते हैं तो V की जगह E, इसकी जगह Z, I अपनी जगह, ठीक है। E = Z I हम लोग इसे लिख देते हैं। तो ये बना Z2 I2 प्लस कितना आएगा, देखिए प्लस आएगा प्लस Z4 साथ में I2 माइनस का I3 और यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है माइनस का Z3, किसका? माइनस का Z3 और I1 माइनस का I2, ठीक है। I2 बराबर कितना? 0, ठीक है। कोई भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ आप लोग देख रहे हो धारा नीचे की दिशा में आ रही है, तो ये आने वाला था Z3 I1 माइनस I2। आप लोगों ने ऐसा लिखा भी है, ये देखिए यहाँ लिखा था Z3 I1 माइनस I2, पर यहाँ यही मान किसका है, ये वाला मान जो है यहाँ ये माइनस का है और यहाँ किसका था, ये प्लस का है। वजह है धारा की दिशा। यहाँ जा रहे थे धारा की दिशा में और यहाँ आ रहे हैं अपने धारा की विपरीत दिशा में। इस लूप के लिए तो नीचे आ रहे हैं, इसके लिए ऊपर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव है। चिन्ह परिपाटी के अंदर मैंने आपको ये बताया था। अब देखिए आगे, अब यहाँ अपने क्या करें, कॉमन लें। किसे लें? I1 को लें। तो I1 को यहाँ से कॉमन लोगे आप लोग, तब कॉमन लेने के लिए और कुछ है ही नहीं यहाँ, तो सीधा लिख देंगे Z3 I1। क्या लिख दिया? माइनस का Z3 I1, यहाँ आ गया माइनस का Z3 I1। आगे बढ़ते हैं, I2 को देखते हैं। ये I2 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो किसका? प्लस का क्या आएगा? तो एक तो देख सकते हो आप लोग Z2 Z3 Z4 Z4 और साथ में कितना? I2 माइनस का। अब देखिए I3 बस यहाँ है, तो क्या आएगा? ये आएगा Z4 I3 = 0, ठीक है। ये आपके पास में समीकरण बन जाती है 2। समीकरण नंबर कितना है? ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इस रफली करिए को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। कुछ एक बातें यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, फिर अपने इसी डायग्राम से इस इक्वेशन को, सभी इक्वेशंस को एक बार फिर से आपको बता दूंगा कि ये हम लोगों ने किस प्रकार से लिखी है। तो अब अपने पहुंच जाते हैं लूप थर्ड में। अपने कहाँ पहुंच गए? लूप थर्ड में देखिए क्या होगा। लूप थर्ड की अगर बात की जाए तो ये आपके पास में लूप थर्ड है। यहाँ सबसे पहले तो देखोगे आप लोग क्या आएगा, ये आएगा I3Z5। तो लिख देता हूं मैं इसे I3Z5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख दिया हम लोगों ने। पर अब देखिए यहाँ करंट आ रहा है नीचे और अपने जा रहे हैं ऊपर। ये वाला मान देखोगे आप लोग Z4 वाला, तो Z4 वाला मान आप लोगों ने पहले जब लिखा था तब आपने क्या लिखा था, ये देखिए आपने लिखा था I2 माइनस I3, किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि इस लूप के अंदर तो आप लोग आ रहे थे नीचे, पर अब इस लूप में जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये मान आएगा किसका? माइनस का। तो किसका लिखोगे आप लोग इसे? माइनस का क्या आएगा? ये वाला मान, ये आएगा Z4 I2 माइनस I3 इक्वल आएगा 0। इक्वल क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन I1 आएगा क्या? I1 है ही नहीं, कहाँ से आएगा? I2 देखिए एक जगह I2 आपके पास में है, कॉमन लेने की इसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अकेला है, तो लिख दिया हम लोगों ने। फिर कौन कॉमन आ सकता है आपका? यहाँ ये माइनस और माइनस प्लस। तो अब देखोगे आप लोग तो Z4 और Z5 कॉमन, साथ में I3 = 0। ये आपके पास में समीकरण 3 और ये समीकरण 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 समीकरण आपके पास में आ गए। फिर से सारी बातें आपको समझा देता हूं मैं। आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 को लिया है, फिर आपने लूप बनाए 1 2 और 3, ठीक है। धारा की दिशाएं ली, अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई भी दिशा में ले सकते हो आप लोग। तो धारा की दिशाएं ली हम लोगों ने। उसके बाद में क्या किया आप लोगों ने? किरचॉफ का नियम लगाया। यहाँ आपने लिखा I1 Z1, तो ये आया I1 Z1। यहाँ पहुंचे तो ये टोटल करंट I1 आ रहा था, परंतु I2 आगे चला गया, तो यहाँ क्या बचा? I1 माइनस I2। तो यहाँ आया I1 माइनस I2 और माइनस का E = 0। सेकेंड लूप की बात करते हैं।
सेकेंड लूप में ये Z2 I2, तो यहाँ आया Z2 I2, पर यहाँ देखोगे तो आप फिर से क्या है, ये I2 आ रहा है पर I3 आगे चला गया, यहाँ बचा I2 माइनस I3, तो ये आया I2 माइनस I किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो करंट अभी आ रहा था यहाँ वाला I1 माइनस I2, ये तो नीचे आ रहा है परंतु अपने लूप में घूमते हुए जा रहे हैं ऊपर की ओर। देख सकते हो आप लोग, अपने कुछ ऐसे ही तो घूम रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो अपने क्या कर रहे हैं, लूप में ऊपर जा रहे हैं, करंट आ रहा है नीचे, तो ये किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि वोल्टता पतन जो होगा उसके विपरीत दिशा में अपने जा रहे हैं, तो वोल्टता पतन यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धारा की दिशा में वोल्टता पतन अपने प्लस का लेते हैं, नीचे आ रहे थे बिल्कुल प्लस का हम लोगों ने लिया था जब इसे लिखा था Z3 के साथ में, ये देखिए। पर अब की बार अपने ऊपर की ओर जा रहे हैं, धारा की दिशा के विपरीत है, तो वोल्टता पतन किसका लेना है आप लोगों को, माइनस का लेना है। फिर लास्ट वाला बचता है, तो आप लोग देख सकते हो Z3 और Z5, ये I3 Z5 माइनस का Z4, और वही बात फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो I2 माइनस I3। यहाँ से 3 समीकरणें आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रतिबाधा मैट्रिक्स बना सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, ये जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स आप लोग बनाने वाले हो, ये किससे बनाओगे, ये बनाओगे आप लोग धारा के गुणांकों से। ये देखिए, धारा के जो गुणांक आपके पास में उनसे क्या करोगे आप लोग, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का निर्माण करोगे। I1 I2, यहाँ भी I1 I2 और I3 है, यहाँ 2 और 3 है। इससे क्या करोगे आप लोग, प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनाओगे। यहाँ लिखोगे प्रतिबाधा मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे अपने समीकरण 1, 2 और 3 से। तब देखिए किस प्रकार के समीकरण आपको ये मैट्रिक्स जो है वो प्राप्त होगी। सबसे पहले आप लोग देखोगे I1 के गुणांकों के, तो यहाँ I1 का गुणांक क्या है, यहाँ है Z1 प्लस Z3। Z1 प्लस Z3 क्या है, I1 का गुणांक है। यहाँ I1 का गुणांक क्या है, माइनस का Z3 है। यहाँ I1 का गुणांक क्या है, 0। तो ये आपके पास में प्रथम इसका जो कॉलम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रथम कॉलम इसका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपने क्या करते हैं, I2 की बात करते हैं। तो I2 यहाँ कितना है, यहाँ है माइनस का Z3, माइनस का Z3। यहाँ I2 कितना है, तो ये है Z2 Z3 Z4। यहाँ I2 कितना है, ये है माइनस का Z4, ये क्या है, माइनस का Z4। अब देखिए आगे I3 का गुणांक, यहाँ I3 है ही नहीं तो कितना, 0। आगे बढ़ते हैं, यहाँ I3 कितना है, यहाँ I3 है माइनस का Z4, माइनस का Z4। यहाँ I3 कितना है, ये है Z4 Z5, ये Z लिखा हुआ है Z5। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, प्रतिबाधा मैट्रिक्स का निर्माण किया है। ये क्या बन जाती है, अपनी प्रतिबाधा मैट्रिक्स बन जाती है। अभी के लिए मैं इन सभी को हटाने वाला हूँ सामने से, तो आपको बता देता हूँ। अपने एक तो मैट्रिक्स प्राप्त करने वाले E की, ठीक है, विद्युत वाहक बल जो है उसकी, तो E यहाँ है, बाकी दोनों समीकरणों में किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और एक आप लोग प्राप्त करने वाले हो किसकी, I1 I2 I3 है इनकी। तो यानी यहाँ आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ आप लोग लिखने वाले हो I1 I2 I3 को, और बराबर आने वाली है किसके, E 0 0 और 0 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे लिखने वाले, 2 0 है और एक क्या है, E है। मैंने आप लोगों को इसमें एक बात और भी बताई है, जब सबसे पहले ये डायग्राम मैंने सामने बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डायग्राम बना हुआ है इसे आप लोग क्या करोगे, याद भी रखोगे साथ के साथ। वो क्यों बताया था उसे भी देखो। अगर यहां से आप लोग क्या करो, इसे डायरेक्ट करो। कैसे, जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, संख्यात्मक मान जिसमें हो, या आप लोग इसे बनाओ और कोई इक्वेशन आपके आगे पीछे हो जाए, तब आपको ये डायग्राम जो है और ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसकी सहायता से आप लोग उसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो आपके ये डायग्राम और ये बहुत काम में आने वाला है। कैसे, देखिए, अगर आप लोग इसे याद रखते हो तो आप लोग इस डायग्राम के लिए ये मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ये जो डायग्राम है इसके लिए ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। जैसे यहाँ क्या कर दिया जाता, यहाँ 2 ओम लिख दिया जाता
और यहाँ 5 ओम लिख दिया जाता तो प्रतिबाधा मैट्रिक्स का पहला कितना आता, अगर ये 2 और ये 5 होता तो 5 और 2 7 आ जाता। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप लोग सीधी क्या कर सकते हो, इसकी सहायता से प्रतिबाधा मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हो, यानी फॉर्मूले के रूप में आप लोग क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। परंतु उसके लिए जरूरी है कि डायग्राम आप बिल्कुल इसी प्रकार का बनाओ। जैसे अगर आप लोग यहाँ 2 कर देते हो, यहाँ 3 कर देते हो, तब ये ऐसी प्राप्त आपको नहीं होगी, ये बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम और ये मैट्रिक्स बिल्कुल याद रखनी। अब देखिए आगे व्यापक रूप में आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में, व्यापक रूप में आप लोग इसे लिख सकते हो ऐसे Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33, इस प्रकार से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि Z11 जो है और Z22 जो है और Z33 जो है वो क्या है, तो Z11 जो है ये क्या है, प्रथम पास जो है आपका, उस प्रथम पास की प्रतिबाधा है, किसकी है, प्रथम पास की। और ये किसकी है, ये है आपके पास में द्वितीय पास की। और ये किसकी है, ये है तृतीय पास की। ठीक है, और मान कितने हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि Z11 जहां लिखा गया है, ये कहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है। तो प्रथम पास की अगर आपसे प्रतिबाधा पूछी जाए तो ये कितनी है, ये है Z1 + Z3। द्वितीय पास की पूछी जाए तो आप लोग देख सकते हो ये वाला मान, यानी ये आने वाला है Z2, Z3 और Z4 के बराबर। इसी तरीके से तृतीय की पूछी जाए तो तृतीय यहाँ आ रहा है और ये क्या है आपके पास में Z4 और Z5 है। ठीक है, तो प्रथम पास की प्रतिबाधा अगर आपसे पूछी जाए तो Z1, Z3, द्वितीय की Z2, Z3, Z4 और तृतीय की Z4 और Z5 है। बाकी जो बच गए, जैसे Z12 आपके पास में है, तो Z12 का मान कितना है, ये देखिए Z12 का मान है माइनस का Z3। और इसी तरीके से Z21 का मान भी कितना है, तो ये मान भी है माइनस का 3। तो Z12 और Z21 ये क्या है, ये प्रथम और द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा है, किसकी, प्रथम व द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा है, अन्योन्य प्रतिबाधा है। और इसका मान अगर आप लोग देखोगे तो इसका मान आपको दिख जाएगा कितना है, इसका मान है माइनस का Z3। इसी तरीके से आपके पास में बच गया कौन, आपके पास में बच गया Z13, Z31, Z3। ये कहाँ लिखा गया है, ये यहाँ लिखा गया है। और इसका मान आप लोग देख सकते हो कितना है, 0। और ये भी कितना है, 0, ये भी 0, ये भी 0। ये किसकी है, ये प्रथम और तृतीय जो पास है उसकी अन्योन्य प्रतिबाधा है। यानी प्रथम और तृतीय पास की अगर आपसे पूछे जाए अन्योन्य प्रतिबाधा तो उसका मान कितना है, 0। इसी तरीके से और आप लोग इसमें देख सकते हो Z23, Z32। तो Z23 कहाँ है, ये रहा Z23 और ये रहा Z32। आप लोग देख सकते हो दोनों का मान एक जैसा है और कितना है, माइनस का Z4 है। तो ये द्वितीय और तृतीय पास की क्या है, अन्योन्य प्रतिबाधा है। तो ये सीधी प्रथम द्वितीय तृतीय पास की अन्योन्य, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय पास की प्रतिबाधाएं, ये प्रथम और द्वितीय की अन्योन्य प्रतिबाधा, ये प्रथम और तृतीय की, और ये द्वितीय और तृतीय की। ठीक है, दूसरे तीसरे की, पहले तीसरे की, पहले दूसरे की। उल्टा भी बोल सकते हो, पहला दूसरा या पहला तीसरा या दूसरा और तीसरा, उनकी क्या है, अन्योन्य प्रतिबाधाएं हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इन्हें लिख सकते हो। अब इसे सोल्व कैसे किया जाता है, उससे पहले व्यापक रूप में अगर आप लोग इसे लिखना चाहो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप लोग इसमें क्या करना चाहो, धारा को भी साथ में लिखना चाहो, तब देखिए आप लोग इसे क्या लिखोगे। अगर इसमें आप लोग लिखना चाहो कंप्लीट समीकरणों को, जो 1, 2 और 3 समीकरण आई थी उन्हें कंप्लीट आप लोग लिखना चाहो, ये 0 है तो कंप्लीट आप लोग लिखना चाहो तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को जब सोल्व किया जाएगा
तब आपके पास में समीकरण 1, 2 और 3 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। यानी समीकरण 1, 2 और 3 को हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स के रूप में लिखा है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसे सोल्व किया जाता है सारणिक के रूप में। तो जो इसका सारणिक होगा उसे लिखा जाएगा डेल जेड से। किससे? डेल जेड से। और उसका मान क्या आएगा? ये आएगा Z1 Z3। और ये कितना है? ये है माइनस का Z3 और ये है 0। ये माइनस का Z3 और आगे वाला 0 और ये है Z2 Z3 Z4 और ये है माइनस का Z4 और यहाँ भी माइनस का Z4 और ये Z4 और Z5। ठीक है। अब आपके पास में डेल जेड जो वो प्राप्त हो गया सारणी के रूप में प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा सारणी का आपको यहां से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। अब आगे आपके पास में डेल 1 का मान आने वाला है। किसका मान? डेल 1 का मान। तो डेल 1 का मान अगर आपको प्राप्त करना हो तो प्रथम जो आपके पास में ये जो मैट्रिक्स या आप लोग सारणी किसे बोलो, तो इसके प्रथम जो कॉलम है उसे क्या करोगे आप लोग, जो आपके पास में विद्युत वाहक बल वाला आया था उससे आप लोग क्या कर दोगे, इसे प्रतिस्थापित कर दोगे। तो ये Z3 Z2 Z3 Z4 और माइनस का Z4, ये 0 माइनस Z4 और ये Z4 ये Z5 और यहाँ से आप लोग किसका मान प्राप्त कर लोगे? डेल 1 का। और अगर आपको मान चाहिए किसका? I1 का, क्योंकि धारा के मान के लिए तो इसे सोल्व कर रहे हैं। तो धारा का मान देखिए कितना होगा, ये होगा डेल 1 बटा डेल जेड। ठीक है, यानी ये जो आपके पास में मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है इसे आप लोग किससे भाग दे दोगे? डेल जेड जो प्रतिबाधा मैट्रिक्स है उससे भाग दे दोगे। तो किसका मान मिलेगा आपको? I1 का मान मिलेगा। अगर आपको चाहिए किसका मान? I2 का, तब आप क्या करते? तब आप लोग लिखते डेल 2 बटा डेल जेड। डेल जेड तो आपके पास में है, ये रहा। डेल 2 को कहां से लेकर के आते? डेल 2 के लिए ये जो दूसरे वाला है इसे आप लोग क्या करते, जो आपके पास में E00 है उससे आप लोग इसे क्या कर देते? प्रतिस्थापित कर देते। यानी व्यापक रूप में आप लोग क्या कर सकते हो? व्यापक रूप में आप लोग आई आर का मान प्राप्त कर सकते हो। किससे? डेल आर बटा डेल जेड से। ठीक है, जिस भी पास में आपको क्या करना हो, धारा निकालनी हो, उसको यहां लिख दोगे 1, 2 या 3 में। उसी हिसाब से यहां पर मान आएगा डेल 1 डेल 2 या डेल 3 का। और डेल 1 डेल 2 डेल 3 को कैसे प्राप्त करना है? जैसे पहले के लिए करना है तो पहला जो इसका कॉलम है इसको प्रतिस्थापित कर दो। किससे? जो आपके पास में विद्युत वाहक बल के लिए जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है उससे E00 से। अगर डेल 2 चाहिए तो इसे कर दो, डेल 3 चाहिए तो आप लोग इसे कर दो, और डेल जेड से क्या कर दोगे आप लोग? भाग लगा दोगे। तो इस प्रकार से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? धारा का मान जो है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके पास में विधि है किसकी? विद्युत धारा ज्ञात करने की, किसी भी पास या लूप में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ में इसे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।